हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की जो अपनी सेकेंड यूनिट है थर्मोडायनेमिक सेकेंड उसकी स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन एक इस प्रकार का उत्क्रमणीय चक्रीय इंजन है जो ऊष्मा के अधिकांश भाग को कार्य कार्य में परिवर्तित करता है और इसे ही कार्नो इंजन की दक्षता कहते हैं। ये कार्नो इंजन की दक्षता जिन दो टेम्परेचर के बीच इंजन कार्य कर रहा है, जैसे T1 सोर्स का टेम्परेचर और T2 सिंक का, इन दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इस तंत्र के अंदर अपन ने कौन सा पदार्थ लिया है। तो जो कार्नो इंजन है वो एक अधिकतम दक्षता का उत्क्रमणीय चक्रीय इंजन है। इसी पे आधारित आज अपन देखेंगे शाश्वत गति मशीन। ये दो प्रकार की हैं। तो एक होती है प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन, एक होती है द्वितीय प्रकार की। जो प्रथम प्रकार की है वो ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम पे आधारित है और द्वितीय प्रकार की सेकंड नियम पे आधारित है। तो ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम था वो क्या था? ऊर्जा संरक्षण का नियम था। ये बताता है कि ऊर्जा का न तो नष्ट किया जाता है न उसको उत्पन्न किया जाता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। और कोई भी तंत्र है उसके द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा उसमें उसे कार्य में परिवर्तित तथा ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होती है। तो ये जो नियम है इसके आधार पे कोई तंत्र जितना कार्य करता है उसके तुल्य ऊर्जा खर्च करनी होती है। यानी इस नियम के आधार पे ये बताता है कि यदि तंत्र को कार्य करना है तो उसे उसके तुल्य ऊर्जा खर्च करनी होगी। अतः ऐसी मशीन जो बिना किसी तुल्य मात्रा की ऊर्जा को खर्च किए सतत रूप से कार्य करती रहे, यानी वो मशीन जो बिना ऊर्जा खर्च किए ही ग्रहण की गई ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाएगी? अपनी प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन कहेंगे। और ऐसी मशीन को बनाना प्रथम नियम के अनुसार असंभव है। इसी पे का जो दूसरा नियम है या कार्नो चक्र है उसके आधार पर केल्विन ने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया था। और इस नियम से ये निष्कर्ष निकाला था कि एक ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो केवल एक स्रोत से, यानी सिर्फ एक टेम्परेचर के ऊष्मा कुंड से ऊष्मा अवशोषित करके उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करे। तो इस प्रकार की मशीन बनाना भी असंभव है और इसे अपन कहेंगे द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन। यानी वो मशीन जो केवल एक ताप वाले ऊष्मा कुंड के मध्य ही कार्य करे, उससे ऊष्मा अवशोषित करके पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में चेंज करे, तो ये भी असंभव है। इससे जो अपनी गति मशीन थी इसे सिद्ध करने के लिए अपन मानेंगे कि ऐसी मशीन अपन बना सकते हैं जो एक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर T1 के स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करके बिना दूसरा जो ऊष्मा कुंड है लो टेम्परेचर का T2 उसको स्थानांतरित किए बिना ही उसे ऊष्मा को कार्य में चेंज करती है। यानी एक ऐसी मशीन संभव है जो सिर्फ एक ऊष्मा कुंड T1 ताप वाले से Q1 ऊष्मा अवशोषित करके उसे कार्य में परिवर्तित करती है और उस ऊष्मा को जो T2 लो ताप वाला ऊष्मा कुंड है उसको स्थानांतरित करे बिना ही कार्य में रूपांतरित करती है। यानी सिर्फ एक ऊष्मा कुंड के मध्य ही ऐसी मशीन कार्य कर रही है। ये मान लिया अपन सिद्ध करने के लिए इसका विपरीत मानते हैं। यहाँ अपन ने कहा था ऐसी मशीन बनाना असंभव है, ये जो गति मशीन है उसका कथन है, लेकिन उल्टा मान लिया अपन ने कि मान लो कि ये संभव है, तो क्या कंट्रोवर्सी आती है अपने मानने में। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपनी गति मशीन है उसको मान लिया कि जो द्वितीय प्रकार की गति मशीन है वो बनाना संभव है, जो कार्य ऊष्मा को बिना द्वितीय ऊष्मा कुंड में स्थानांतरित करे कार्य में चेंज कर दे। इस उत्पन्न कार्य और इस प्रकार की मशीन से जो उत्पन्न कार्य है उसका अपन एक रेफ्रिजरेटर को चलाने में यूज़ करते हैं। तो कार्नो इंजन लेंगे, एक जो सोर्स T1 ताप वाले सोर्स से ऊष्मा अवशोषित करके उसे कार्य में रूपांतरित करता है। और ये जो कार्य होता है इस इंजन का, मतलब ये एक ऐसा कार्नो इंजन है जो सोर्स से ऊष्मा अवशोषित करेगा और उसे कार्य में रूपांतरित करेगा। यहाँ ये सिंक को ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करता। ये जो किया गया कार्य है इसका प्रयोग अपन एक रेफ्रिजरेटर पर करते हैं। और जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या होता है, इंजन का विपरीत डायरेक्शन में काम करता है। यानी इंजन ने सोर्स से ऊष्मा अवशोषित की थी, जबकि रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 ऊष्मा अवशोषित करेगा और उस पर W कार्य करेगा। और ये जो फिर Q1 और Q2 दोनों ऊष्मा है, यानी रेफ्रिजरेटर ने Q1 ऊष्मा
तो ली थी जो अपना कार्नो इंजन था उससे, और जो Q2 ऊष्मा ली है वो ली है सिंक से। तो ये दोनों ऊष्माओं का योग Q1 प्लस Q2 ये स्रोत को स्थानांतरित करता है। इसे अपन डायग्रामेटिक इस रूप से समझेंगे। ये एक सोर्स है T1 ताप का, ये एक सिंक है, ये एक इंजन है जो T1 ताप वाले सोर्स से Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और इससे W कार्य किया जा रहा है। ये जो W कार्य है इसका प्रयोग अपन रेफ्रिजरेटर को चलाने में करेंगे। यहाँ इस इंजन ने सिंक को ऊष्मा नहीं दी है, क्योंकि अपन ने इसको ये माना है कि ऐसी मशीन बन सकती है जो बिना सिंक को ऊष्मा दिए कार्य करे, इसलिए अपन ने जो माना है उसके अकॉर्डिंग जो किया गया कार्य है उसका रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे हैं। ये जो रेफ्रिजरेटर है ये कार्नो इंजन के विपरीत डायरेक्शन में काम करता है, तो ये जो सिंक है उससे Q2 ऊष्मा ग्रहण करेगा। Q2 ऊष्मा ये, Q1 ऊष्मा ये पूरी की पूरी ऊष्मा Q1 प्लस Q2 सोर्स को दे रहा है। तो अतः इस प्रयोग में क्या हुआ, कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर का एक युग्म है जो कम ताप वाले सिंक से ऊष्मा अवशोषित करके उच्च ताप वाले सोर्स को दे रहा है, जबकि यह संभव है कि कम ताप वाले से ऊष्मा का प्रवाह तो अधिक ताप वाले की ओर हो ही नहीं सकता, जो कि द्वितीय नियम के अनुसार असंभव है या विपरीत है। अतः जो अपन ने माना था ये कि अपन ऐसी मशीन बना सकते हैं, ये क्या था अपना गलत था। इसका मतलब ऐसी मशीन बनाना संभव नहीं है, इसे कहेंगे अपन दूसरे प्रकार की शाश्वत गति मशीन। इसके अगला है अपनी कार्नो प्रमेय। जो अपने कार्नो इंजन था उसी के आधार पे है, उसी के रूप में कार्नो प्रमेय दी गई थी कार्नो के द्वारा ही। इसने ये कहा था कि यदि दो टेम्परेचर T1 और T2 के मध्य दो ऊष्मा इंजन कार्य कर रहे हैं, यानी दो भिन्न भिन्न ताप पर दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन, एक है A एक है B, तो दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले सोर्स और सिंक के मध्य कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों इंजन की दक्षता क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब यदि सोर्स और सिंक है दोनों समान है, इंजन A के लिए भी सोर्स और सिंक है, वही इंजन B के लिए सोर्स और सिंक है, तो दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन यदि समान ताप वाले सोर्स और सिंक के मध्य कार्य करें तो इन दोनों इंजनों की दक्षताएं भी क्या होंगी, समान होंगी। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे, यानी अपन को ये प्रमेय सिद्ध करनी है तो अपन इसका विपरीत लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि अपन ने जो माना है उससे अपने स्टेटमेंट में क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, क्या विपरीत प्रभाव निकला है, निष्कर्ष क्या निकला है। यदि अपना निष्कर्ष सही है तो मतलब अपना माना हुआ सही है, और यदि निष्कर्ष गलत है तो अपना माना हुआ गलत है। तो अपन इस प्रमेय की उत्पत्ति करने के लिए यहाँ ये मानेंगे कि दो डिफरेंट इंजन है जो सिंक और सोर्स के मतलब समान सोर्स और सिंक के मध्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों इंजन की दक्षताएं क्या है, अलग अलग है। अपन ने प्रमेय में कह दिया समान होती है, लेकिन इसको अपन वेरीफाई करने के लिए या इसकी प्रूव करने के लिए मान लेंगे कि इनकी दक्षताएं समान नहीं है। तो प्रमेय सिद्ध करने के लिए अपन ने माना कि दो उत्क्रमणीय इंजन है A और B जो ताप T1 व T2 के मध्य कार्य कर रहे हैं और इनकी दक्षताएं नीटा A और नीटा B है जो कि समान नहीं है, ये अपन ने मान लिया। अब जो इंजन A है वो क्या कर रहा है, सोर्स से Q ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, इसके द्वारा W कार्य किया जाता है और इसका बाकी का जो अंश है Q1 वो सिंक को दे रहा है। ये अवशोषित ऊष्मा है, ये उत्सर्जित ऊष्मा है, तो उसी हिसाब से अपन ने यहाँ साइन लगाए हैं। जबकि इंजन B क्या होगा, एक बार ये आप डायरेक्शन मत देखिए, जो इंजन B है वो क्या कर रहा है, सोर्स से Q ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, कुछ भाग कार्य में चेंज कर रहा है और बाकी बची हुई Q2 ऊष्मा है वो सिंक को दे रहा है। तो ये दोनों इंजन हो गए। अब अपन ये मान लेंगे कि इन दोनों की इंजनों की दक्षताएं हैं वो समान नहीं है और दोनों इंजन क्या है, उत्क्रमणीय है, तो अपन एक इंजन को तो अगर डायरेक्शन में रखेंगे और एक इंजन की डायरेक्शन विपरीत कर देंगे। यहाँ Q ऊष्मा अवशोषित कर रहा था तो यहाँ इसको -Q कर देंगे, W कार्य हो रहा था तो ये -W आ जाएगा, और ये -Q2 था इसको +Q2, यानी अगर अपन ने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, चूँकि उत्क्रमणीय इंजन तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो इनके साइन भी क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो आगे देखिए, माना कि प्रत्येक चक्र में इंजन A स्रोत T1 ताप के स्रोत से Q ऊष्मा अवशोषित करता है और इसके कुछ भाग को कार्य में रूपांतरित करता है, शेष भाग Q1 सिंक को दे देता है। तो इसलिए Q1 इक्वल टू क्या हो गया, Q - W1।
Q टोटल ऊष्मा थी, W1 कार्य किया और बचा हुआ कितना भाग, कितना अंश उसने सिंक को दिया, तो यह आ जाएगा Q1। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इसी प्रकार अपन इंजन B के लिए लिख लेंगे, जो अभी मैंने बोला है वही है सारा। तो Q2 = Q माइनस WT। अब ये माना कि इंजन की दक्षताएं समान नहीं है और ये मान लिया कि B की दक्षता कम है और इंजन A की दक्षता ज़्यादा है। अब देखिए, इंजन B की दक्षता कम है, मतलब जो इंजन B है वो ऊष्मा का कम भाग कार्य में चेंज करेगा क्योंकि इंजन B की दक्षता कम है, यानी ये ऊष्मा का जो भाग कार्य में चेंज हो रहा है वो इंजन B के लिए कम होगा, यानी यहाँ W2 है वो क्या होगा, कम होगा, जबकि W1 ज़्यादा होगा। W2 कम होगा, इसका मतलब इन दोनों का अंतर यानी Q2 ज़्यादा होगा। तो कार्य W2 का मान W1 से कम होगा तथा Q2 की मात्रा Q1 से अधिक होगी, क्योंकि ये मान कम है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों इंजन उत्क्रमणीय है तो इंजन A को तो अग्र दिशा में रखेंगे और इंजन B को अपन प्रतीव या पश्चिम दिशा में करेंगे और इस तरह से एक युग्म बनाएंगे, क्योंकि दोनों उत्क्रमणीय इंजन है। इस युग्म के लिए अपन जो इनकी साइन है वो देखेंगे। इंजन A अग्र दिशा में लग रहा है, इंजन B विपरीत दिशा में लग रहा है। तो T1 ताप पर स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा इंजन A के लिए +W है और इसकी विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण -Q हो गई, सॉरी +Q और -Q दोनों के द्वारा किया गया। कह रहे हैं यदि इसके लिए अपन ने +W1 कराया तो ये पश्चिम दिशा में होने के कारण -W2। इसी तरह T2 ताप पर ऊष्मा परिवर्तन यानी सिंक को जो ऊष्मा दी है वो इसने ऊष्मा दी है तो -Q1 और इसकी डायरेक्शन विपरीत करने के लिए +Q2। अब जब दोनों इंजनों का एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो इन्हें पुनः अपनी मूल अवस्था में लाने पर कोई बाह्य परिवर्तन ना होने पर नेट परिवर्तन इस प्रकार होंगे, यानी जो कुल किया गया कार्य होगा वो तो क्या होगा, W1 माइनस W2 और T2 ताप पर जो सिंक को अवशोषित ऊष्मा सिंक को दी गई ऊष्मा वो क्या होगी अपनी Q2 माइनस Q1। ये प्लस है तो पहले लिख लिया और ये माइनस है तो बाद में लिख लिया। अब जो अपना ये Q2 माइनस Q1 है इसमें अपन ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास Q2 माइनस Q1 की वैल्यू रखी तो अपने पास आ गया W1 माइनस W2। ये क्या है, T2 ताप पर सिंक को दी गई ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा। ये जो है T2 ताप पर अवशोषित ऊष्मा ये अपने किए गए कार्य के बराबर है, यानी जो सिस्टम है उसने जितनी जो दोनों इंजन का युग्म है उसने जितनी ऊष्मा ग्रहण की पूरी क्या है वो कार्य में चेंज कर रहा है, पूरी की पूरी अवशोषित ऊष्मा कार्य में चेंज कर रहा है, जो कि सही नहीं है, द्वितीय से विपरीत है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काल्पनिक युग्मित इंजन जिसमें A अग्र दिशा में और B पश्चिम दिशा में था, ताप T2 पर अवशोषित ऊष्मा को बिना किसी बाह्य परिवर्तन के कार्य में रूपांतरित कर सकता है, यानी जितनी भी अवशोषित ऊष्मा होगी उसमें वो पूरी की पूरी कार्य में चेंज हो रही है। तो यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। अतः जो अपन ने माना था कि समान ताप के बीच कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षताएं अलग अलग नहीं होती, वो अपना गलत था। जब इसका मतलब सही क्या होगा कि दोनों इंजन की दक्षताएं समान होगी। तो अपन को ये प्रमेय ध्यान रखनी है कि दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले सिंक और स्रोत के मध्य कार्य करेंगे तो उनकी दोनों की दक्षताएं क्या होंगी, समान होंगी। स्टेटमेंट अपन को क्लियर ही होना चाहिए। इसके आगे अपन देखेंगे अपना ऊष्मागतिकीय पैमाना। जो ताप के लिए पैमाना दिया जाता है उसको ऊष्मागतिकीय पैमाना कहते हैं और इसे केल्विन नहीं दिया था इसलिए इसे केल्विन स्केल भी कहेंगे। तो ऊष्मागतिकी के अनुसार परम शून्यता वह ताप होता है जिस पे ऊष्मागतिकी का जो कार्नो इंजन या उत्क्रमणीय इंजन है उसकी दक्षता 1 हो। तो यदि इंजन की दक्षता 1 होगी यानी वो 100% दक्षता वाला इंजन हो गया तथा दो तापों का अनुपात उन तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों द्वारा अवशोषित या विसरित की गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर हो। चूँकि दक्षताएं समान है कार्नो थ्योरम से तो अपन ने क्या करा, जो अपनी नीटा का फॉर्मूला था कार्नो इंजन के लिए वो इक्वल कर दिया, 1 से 1 कट गया तो ये इनका रेशियो आ गया। ये इसका मतलब हुआ कि जो सिंक और स्रोत के तापों का अनुपात है वो उनके द्वारा अवशोषित और विसरित की गई ऊष्मा के बराबर होगा। इसका यूज़ अपन जो अपना पैमाना है उसे बनाने में करेंगे। और जनरली थर्मामीटर बनाने के लिए एक ऐसे गुण का ही चुनाव करते हैं जो रेखीय रूप से चेंज हो रहा हो, यानी एकदम से उसमें चेंज ना हो, एक लीनियर चेंज हो।
ऐसा गुण चाहिए अपन को। तो आदर्श गैस के लिए ऐसा स्थिर दाब पर उसका आयतन भी और स्थिर आयतन पर उसका दाब भी, यानी आदर्श गैस होती है उसमें दाब और आयतन ये दोनों रेखीय रूप से ही परिवर्तित होते हैं। लेकिन जो आदर्श गैस होती है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। इसीलिए ये जो गुण है दाब और आयतन का, ये अपन हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहारिक जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वास्तविक गैसें होती हैं और ये आदर्श गैस से अलग होती है। इसीलिए थर्मामीटर बनाने के लिए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार एक पैमाना दिया गया जिसे केल्विन ने दिया, इसीलिए इसे केल्विन पैमाना या ऊष्मागतिकीय पैमाना कहते हैं। इसमें केल्विन ने डिग्री के समान आकार को या पदार्थ के मोल को एक समान मानते हुए यह पैमाना दिया। और ये जो पैमाना था ये जल के फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिम बिंदु और भाप बिंदु के मध्य 100 डिग्री को अंकित किया गया था। जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो भाप बिंदु है वो लगभग 100 डिग्री। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 100 डिग्री। यानी इस पैमाने का लोअर पॉइंट 0 आ गया और अपर पॉइंट आ गया 100। इन दोनों को थर्मामीटर पे अंकित किया और इनके बीच के जितने भी हैं उनको सेंटीग्रेड पैमाने के रूप में लिखा। तो ये एक समीकरण दी गई जिसमें T = P - PI अपॉन PS - PI × 100। यहाँ जो P है वो गैस का दाब है, PI है इनका आइस पॉइंट या हिम बिंदु है, और जो PS है वो इनका भाप बिंदु है, और इंटू 100 इनका डिफरेंस आ गया PI और PS का। अब जो अपना ऊष्मागतिकीय पैमाना उसमें क्योंकि हिम बिंदु या PI है वो टेंस टू 0 होता है, लगभग 0 की और इक्वल होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिमिट लगा देंगे PI टेंस टू 0, यहाँ PI 0 रखेंगे तो ये ऊपर वाला ओनली P बच गया। तो 100 × P बटे PS - PI। गैस के दाब की तुलना में जो PI है वो बहुत कम होता है, इसलिए अपन ने इसको नेगलेक्ट करके ये लिख दिया। यहाँ जो T का मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, इसीलिए इसे अपन हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत आती है कि यहाँ जो PI और PS है ये एकदम एग्जैक्टली ज्ञात होने चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं होता। इसीलिए क्या किया, इसको हिम बिंदु और जो अपना भाप बिंदु है इसके अलावा अपन ने जो ऊष्मागतिकीय स्केल है उसको जल के ट्रिपल पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन किया। और जो ट्रिपल पॉइंट है वो क्या कहलाता है, वह पॉइंट जहाँ पर शुद्ध जल, बर्फ व भाप तीनों साम्य में हो। ट्रिपल पॉइंट यानी 3, तो जल की 3 रूप होंगे, एक होगा बर्फ, एक होगा शुद्ध जल और एक होगा भाप, सॉलिड लिक्विड गैस। ये तीनों जहाँ साम्य में होते हैं वो उस जल का ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर का मान होगा, यानी जल के लिए ट्रिपल पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 273.16 केल्विन, और इसी की डिग्री को ऊष्मागतिकी की डिग्री के बराबर माना जाता है। यानी जब अपन थर्मामीटर में देखते हैं तो उसमें जो डिग्री होती है वो इसकी ऊष्मागतिकी डिग्री के बराबर होती हैं, और ये 273.16 केल्विन तक की वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो ये अपना ऊष्मागतिकीय पैमाना या थर्मोडायनेमिक स्केल थी, जिसे अपन ने जल के भाप बिंदु और हिम बिंदु से दी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। उसके बाद अपन ने इसे ट्रिपल पॉइंट के रूप में डिफाइन किया। ओके, थैंक यू।